नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। समय समय पर आप सिंगल फैमिली होम, कॉन्डोमिनियम, टाउन होम्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमें गाइड करते हैं और बहुत से ऐसे दर्शक जो कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं बीते कुछ समय से, अब वो कुछ ऐसे हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं और अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं। आपसे सजेशन लेना चाहते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि उधर एलिवेटर भी है, कई ऐसी पेंट हाउस की भी सुविधा है, हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स एंड वास्तु, उस विषय पर क्या कहेंगे? सिंगल फैमिली होम, फिर जैसे हम बड़े बड़े मैंशन बनाते हैं, जैसे आप इंडिया में कहते हो कि दिल्ली वगैरह में कोठी शब्द बोलते हैं, काफ़ी बड़ा घर, उसके मुकाबले हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड पेंट हाउस, वो सभी के वास्तु बहुत डिफरेंट होते हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार रहने के लिए तो सब चीज़ों को आप अपना घर ही बोल सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन और उसके अपने अपने तौर तरीके के हिसाब से वास्तु बदल जाता है। अगर हम यहाँ पे आज बात हाई राइज बिल्डिंग की करते हैं, तो अमेरिका के अंदर जो यंगस्टर बच्चे हैं उनको डाउनटाउन में रहने का बड़ा शौक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शादी से पहले जो यंगस्टर होते हैं या पढ़ाई के वक्त या जब वो जॉब लेते हैं, तो ज़्यादातर वो जो होते हैं वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं। बैचलर टाइम होता है, हाँ। जब वो बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे वो सिंगल फैमिली होम की और उनका झुकाव सिंगल फैमिली होम को पसंद करते हैं। पर्पस ये होता है कि बच्चों को खेलने के लिए अच्छी बैकयार्ड में जगह होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक ट्रेंड बना हुआ है। इंडिया का वास्तु डिफरेंट है। इंडिया में आज के ज़माने में भी बॉम्बे के अंदर, गोवा के अंदर, इवन गुजरात के अंदर भी धीरे धीरे जो हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें हर तरह की मैरिज वाले और हर तरह की फैमिली लाइफ, बुजुर्गों के साथ लोग, बड़ा परिवार भी साथ में रहता है। वहाँ पे हाई राइज का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा है। सिंगल फैमिली होम का कॉन्सेप्ट है लेकिन कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पेंट हाउस का भी एक अपना वास्तु है। काफ़ी सारे लोग जब घर खरीदते हैं तो वास्तु कंसल्टेंट को पूछते हैं कि वास्तु के बारे में जितनी मान्यता है, बहुत सारे मिथ्स भी है, तो एक बात ये भी है कि भैया पेंट हाउस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक एरिया होता है जो आपको ओपन टेरेस की तरह मिलता है, सबसे ज़्यादा हाइट पे होता है। ज़्यादातर पेंट हाउस के अंदर आपको, पेंट हाउस एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट है, थोड़े पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा खुला खुला सा महसूस होता है क्योंकि आपके पास टेरेस गार्डन होता है। आजकल बॉम्बे वगैरह में कुछ ऐसे नए घर भी बनने शुरू हो गए हैं जो इस तरह से लेयर्स में होते हैं, जिसमें आपको हर घर के अंदर पेंट हाउस दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को इस तरह से उन्होंने एलिवेटेड करके बनाया हुआ है कि सबसे पहले पेंट हाउस है, उसके बाद का जो थोड़ा सा और एलिवेटेड होता है, फिर उसके बाद स्टेप के तरह होता है, उसके बाद एलिवेटेड होता है, एलिवेटेड, तो हर जगह पे आपको टेरेस गार्डन मिलता है। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर वास्तु के बारे में जब आप बात करते हो तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग का वास्तु कैसे देखना है। जब हम ऑल ओवर बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ से देखना है कि अपने अपार्टमेंट का देखना है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं सबसे पहले सवाल का आपको जवाब दे दूं कि हाई राइज बिल्डिंग का वास्तु जो होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिस अपार्टमेंट को, जिस फ्लैट को आपने लिया हुआ है, उसकी दिशा का दरवाज़ा, उसकी एंट्री और उसका नंबर, जो भी यूनिट नंबर है, उसको आपको पहले देखना है। सेकंड बात आ जाती है आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग की एंट्री, ऑल ओवर बिल्डिंग की एंट्री। अब यही चीज़ को अगर हम घर में बात करते हैं तो घर में भी आपके लॉट की एंट्री होती है और आपके घर के मेन डोर की एंट्री होती है। तो पहले आप मेन डोर की एंट्री देखते हो, लॉट सिलेक्शन को उसके बाद देखते हो। लेकिन जब घर का सिलेक्शन होता है तब डिफरेंट होता है। पहले लॉट का सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद एंट्रेंस का सिलेक्शन होता है। वास्तु कंसल्टेंट ऐसे देखते हैं। आम आदमी के लिए जब उसके ऊपर इफेक्ट शुरू हो जाती है, तो जितनी बार वो लॉट में एंटर करते हैं, घर के अंदर या गराज से घर में जाते हैं, तो वो दोनों इक्वल एक साथ कैलकुलेट होने की वजह से मेन डोर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग में सेम वैसा ही है। जब आप बिल्डिंग में एंटर करोगे तो बिल्डिंग में कई बार मल्टी एंट्रेंस होते हैं। आप पार्किंग से पीछे से आ सकते हो, गराज से आप सीधा अंदर जा सकते हो। अपार्टमेंट बिल्डिंग में ऐसे सब सुविधा होती है। घर की तरह नहीं है कि आपको घर में एंटर करने के लिए लॉट में जाना ही पड़ेगा। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग का वास्तु ऐसे होता है कि आपके अपार्टमेंट के एंट्रेंस डोर को सबसे पहले देखा जाएगा,
सेकंड देखा जाएगा बिल्डिंग की एंट्री। यहाँ भी लोगों के मन में दुविधा होती है कि मेरे बिल्डिंग की एंट्री वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, लेकिन मेरा पार्किंग कार गैराज पीछे है, तो मैं गैराज से ही सीधा अंदर आ जाता हूँ, तो मैं तो मेन एंट्रेंस के पास आता ही नहीं। तो इस तरह से वास्तु कैसे देखा जाएगा? तो यहाँ पे मैं कंसल्टेंट होने के नाते आपको बता दूँ कि आपके अपार्टमेंट को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। सबसे पहले उसका वास्तु देखा जाएगा। सेकंड ये देखा जाएगा कि आप कहाँ से आते जाते हो। बिल्डिंग के बैक डोर से आते हो, आप अपने पीछे के पार्किंग लॉट से आते हो, पार्किंग लॉट के गैराज से सीधे अंदर आते हो, तो आपका एवरीडे की लाइफ में जो एक्सेस है वो। और तीसरा देखा जाएगा कि बिल्डिंग खुद किस दिशा को फेस करता है। तो अपार्टमेंट का वास्तु इस तरह से देखा जाता है। इसमें कोई ये भी मायने रखता है पल्लवी जी के कौन से फ्लोर के ऊपर आप हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जितना आप हायर जाएंगे, एक तो रियल एस्टेट वैल्यू भी उसकी ज़्यादा अप्रिशिएट होती है, और दूसरा ये व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। लेकिन फिर कुछ बंदिशें भी हो जाती हैं क्योंकि एलिवेटर्स ऊपर तक जा रहे हैं, और तो उस लिहाज से वास्तु क्या गाइड करता है? सबसे पहले तो इसको अच्छे से समझने के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग के सिलेक्शन के साथ साथ बिल्डिंग का वास्तु कैसे होता है। ग्राउंड फ्लोर मतलब सिंगल फैमिली होम डिफरेंट तरह से, अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह के कैलकुलेशन होते हैं। अगर मैं वास्तु कंसल्टेंट के नाते आपको पहले बिल्डिंग सिलेक्शन के बारे में बताऊं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके बिल्डिंग की जो भी हाइट बनी हुई हो उसके मिड फ्लोर से ज़्यादा ऊपर जाना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसकी वजह यह है कि आपको वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर आप मिड फ्लोर के नीचे से फ्लोर पे हो, 10 फ्लोर की बिल्डिंग अगर आपकी 10 टोटली 10th फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई हो तो आप 5th फ्लोर के बाद ऊपर कहीं पे भी जा सकते हो। 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई तो आप 25th फ्लोर के बाद कहीं पे भी बिल्डिंग का सिलेक्ट कर सकते हो। उसका फ़ायदा यह है कि वास्तु ये कहता है कि अगर आपके जन्म के ग्रहों में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो और आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हो, बहुत ज़्यादा हाइट पे रहते हो, तो उसके ऊपर आपका इफ़ेक्ट कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर वास्तु में कोशिश की जाती है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए अगर आपको अपार्टमेंट लेना हो या हाई राइज बिल्डिंग में कहीं पे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको अपनी ऑफिस खरीदनी हो, बात एक ही है, तो ऑफिस खरीदनी हो तो वहाँ पे सबसे पहला अगर व्यक्ति दर व्यक्ति किसी की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, कॉमन समांतर स्तर पे बात करते हैं, तो मिड फ्लोर से ज़्यादा हाइट पे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा टॉप हाइट पे ऑलवेज़ मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जब मुझे कमर्शियल बिल्डिंग का वास्तु सिलेक्ट करने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा क्लाइंट को कहती हूँ कि सबसे टॉप फ्लोर वाला ऑफिस ले लो। घर के बारे में और अपार्टमेंट के बारे में बात होता है तो मैं मिड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक के बीच में कोई भी फ्लोर का सिलेक्शन उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करती हूँ। कई बार उसके टॉप फ्लोर के बजाय भी सिलेक्शन होता है, वो व्यक्ति दर व्यक्ति बात बदल जाती है। जी पल्लवी जी, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं जाहिर है कि वो एक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जहाँ पर बीम्स एंड कॉलम्स के आने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और बीम्स एंड कॉलम्स को लेकर के वास्तु में भी कुछ स्पेशल प्रावधान है, कुछ खास प्रावधान है, उस लिहाज से क्या गाइड करेंगे? कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादातर जब आप मल्टी फैमिली बिल्डिंग बनाते हो तो बहुत टाइम पहले तो ऐसा ही था कि सिर्फ बीम कॉलम का स्ट्रक्चर हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। कॉलम लेस बिल्डिंग आपने सुनी होगी, आप गूगल करोगे आपको मालूम पड़ेगा। बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े वेयर हाउसेस भी कॉलम लेस बनाए जाते हैं। लेकिन बीम और कॉलम का अगर आपका बिल्डिंग हो, अगर आपके मास्टर बेडरूम की रचना, किचन की व्यवस्था ऐसी हो कि उसके ऊपर बीम आता हो, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे अपने खुद के अपार्टमेंट के अंदर सीलिंग बना के आप उसको कवर कर सकते हो ताकि आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ ऐसे अभी केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग में हैं लेकिन उनके राइट और लेफ़्ट में 2 अपार्टमेंट थे और कई बार कोइंसिडेंट उनको मौका मिलता है कि वो पूरा अपार्टमेंट खरीद रहे, वो उसको बड़ा बना दे। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसको बड़ा बनाते हो तब आपके ऊपर वाले फ्लोर पे जो बंदा है उसका किचन, उसका वहाँ पे 2 लोग रहते हैं, आप यहाँ पे नीचे जाके एक फ्लोर डिज़ाइन करते हो। तो वास्तु कंसल्टेंट के लिए कई बार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जब आप उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हो तो आपके ऊपर वाले फ्लोर के बने हुए क्लाइंट के बाथरूम, किचन की व्यवस्था, उसके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल लेआउट, आपके क्लाइंट के बेडरूम, किचन व्यवस्था, बच्चों के कमरों के आसपास आता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि जब अगर आप मर्ज करते हो 2 फ्लोर को इकट्ठा करके जब आप उसको रीडिज़ाइन करते हो तो उस वक्त वास्तु किस तरह से किया जाता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से आज के विषय पर हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एंड वास्तु पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।
वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस बातचीत को और आगे बढ़ाएं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। जहां बीम्स एंड कॉलम की बात हुई, हमने ब्रेक से पहले उसकी चर्चा करी, तो जाहिर है कि इधर इन अपार्टमेंट्स में कई बार देखा जाता है कि एंटर करते ही अपार्टमेंट के अंदर पहले या तो किचन आ जाता है और फिर उसके बाद बेडरूम्स आते हैं, या पहले घुसते ही आपका लिविंग रूम स्पेस आ जाती है। कई बार घुसते ही पाउडर रूम का भी प्रावधान होता है। तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, थोड़ा गाइड कीजिए। अपार्टमेंट बिल्डिंग के वास्तु में आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। जैसे वास्तु में कहते हैं कि घर का दरवाज़ा खुलने के साथ ही सामने किचन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन सिटी में काफ़ी सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग देखेंगे जो 1 बेडरूम 2 बेडरूम या 3 बेडरूम्स के बने हुए हैं, लेकिन सभी के स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है कि दरवाज़ा खुलने के साथ जैसे ही आप एंटर करते हो आपको सबसे पहले किचन देखने को मिलती है। सभी में नहीं होता है, लेकिन मेजोरिटी केस में होती है। इसमें 1 बेडरूम का या 2 बेडरूम का हो तो उसका स्ट्रक्चर तो यही होता है कि आप जैसे एंटर किए आपको सबसे पहले किचन की व्यवस्था मिलती है। तब वास्तु कंसल्टेंट के लिए बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि या तो 1 बेडरूम का है, जगह कम है, दरवाज़ा खुलने के साथ ही सामने किचन आ जाता है, इतनी भी स्पेस नहीं है कि आप किचन के लिए कोई पार्टीशन वॉल या डिवाइडर या स्क्रीन रख सके, उतनी व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी जगह पे कई बार छोटी छोटी रेमेडी की जाती है, लेकिन फिर भी उस रूल्स को ईजीली आप वहाँ पर रेक्टिफाई करके आप वहाँ पर रह सकते हो। जब बात बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग की होती है, जिसमें हम बात करते हैं कि 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग को हम मर्ज करते हैं, तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे न्यूयॉर्क में एक क्लाइंट थे, उन्होंने उनके दूसरे क्लाइंट ने रेफरेंस दिया, मेरे ही क्लाइंट थे, उन्होंने उसको रेफरेंस दिया, तो उनको ऐसा मौका मिला कि वो अपार्टमेंट को तो बड़ा बना देते थे। पति पत्नी दोनों मैनहट्टन सिटी में काम करते हैं, बच्चे भी वहाँ पर बहुत अच्छी स्कूल में, तो उनको दूसरी जगह पर जाना थोड़ा मुश्किल था और बड़ा घर चाह रहे थे। फॉर्चुनेटली उनको मौका मिला कि 2 अपार्टमेंट को उन्होंने इकट्ठा करके एक अपार्टमेंट बनाने की कोशिश में वो लग गए और आर्किटेक्ट को हायर किया गया। वो काफ़ी अच्छे हाई राइज फ्लोर पे थे। जब ज़्यादा ऊंचाई पे होते तब ऐसा मौका होता है, अब बहुत ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर पे होते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे सेफ्टी इतनी नहीं रहती है। तो उनको फॉर्चुनेटली ये मौका मिल गया। लेकिन जो उन्होंने सेकंड अपार्टमेंट को इसके अंदर ऐड किया, जब 2 अपार्टमेंट को आप ऐड करते हो तो जो बीच का जो वॉल होता है, पार्टीशन वॉल जो होता है, वो बीम कॉलम का वॉल होता है, तब जाके वो इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर चैलेंज यह था कि वहाँ 2 बड़े बड़े बीम बने हुए थे, दोनों अपार्टमेंट के बीच में से आने जाने के लिए 2 बड़े बड़े बीम बने हुए थे। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में हम दूसरा वहाँ पे जो भी डिज़ाइन करते थे, वहाँ पे दोनों बीम कॉलम के अंदर से होके हमें निकलना था। जो बच्चों के कमरे बना रहे थे वहाँ पे उनका स्टडी डेस्क बनाए हो रहे थे, वहाँ पे भी बड़ा बड़ा बीम कॉलम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार आता था। ज़्यादातर वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो अपार्टमेंट के बीम कॉलम को या तो फर्नीचर में कवर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कुछ कैबिनेट्स बना दिया या कुछ ऐसा बना दिया ताकि वहाँ पे चला जाए। बीम जो होता है उसको आप सीलिंग से कवर कर सकते हो, कॉलम को नहीं कर सकते, कॉलम तो इतना लंबा सा बीचों बीच आ जाता है। तो ज़्यादातर कॉलम जो होता है उसके इर्द गिर्द सुंदर सी बढ़िया सी लाइब्रेरी बना दी जाती है, ग्लास के अलग अलग तरह के डेकोरेशन को रखा जाता है ताकि लगे ऐसा कि आपने यहाँ पे उसको डिज़ाइन किया है, लेकिन वो फर्नीचर में कवर्ड हो जाता है। अगर कोई आपका क्लोजेट या कुछ इस तरह की व्यवस्था बनती हो, मास्टर बेडरूम का क्लोजेट बनता हो, तो आप उसके अंदर उसको डाल सकते हो। तो कॉलम को कहीं ना कहीं फर्नीचर में छुपाया जाता है। बीम जो होता है उसको आप फॉल सीलिंग के थ्रू रेमेडी कर सकते हो, तो फॉल सीलिंग से अंदर कवर कर सकते हो। तो जब अपार्टमेंट को जब मर्ज करने की बारी आती है तो सबसे बड़ी चैलेंज होती है बाथरूम की व्यवस्था की, क्योंकि आपके पास अगर 3 बेडरूम यहाँ पे बने हुए, 3 बाथरूम वहाँ पे बने हुए, तो टोटल 6 बाथरूम हो जाएंगे। तो इतने सारे बाथरूम कई बार उनको ज़रूरी नहीं लगता है। 2 किचन होते हैं, यहाँ पे होता है एक दूसरा किचन होता है, तो एक किचन वास्तु के हिसाब से सही है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, दूसरा किचन होता है उसको हम निकाल देते हैं और उसको घर में लाइब्रेरी या जो भी दूसरा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। लेकिन आपके ऊपर से लेकर जितने भी फ्लोर है या आपके नीचे के जितने भी फ्लोर है, सबकी गैस की व्यवस्था, सारे पानी के पाइपलाइन, वो सब वहाँ पे बने हुए होते हैं। तो ये तमाम लिमिटेशनों को ध्यान में रखकर वास्तु कंसल्टेंट को ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है। अगर ये कभी नहीं होता है कि आपने आपके घर में आने वाली गैस लाइन और पानी की पाइपलाइन को बंद कर दिया तो आपका इफेक्ट ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है और उसके बाद उस जगह का यूज़ किया जाता है। कुछ देर पहले आपने पहले सेगमेंट में कहा था कि बच्चे जो है डाउनटाउन में जाके रहना चाहते हैं। अब अगर डाउनटाउन की हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को देखें तो कुछ में ऐसा है कि प्रावधान सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस का ही है ऑल थ्रू आउट। वॉल्स का जो स्ट्रक्चर है, मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है, थोड़ा सा अब कम देखने को मिलता जा रहा है।
और अपार्टमेंट्स भी जो हैं वो स्मार्ट अपार्टमेंट्स बनने लगे हैं, और आप वास्तु के हिसाब से कई बार गाइड करते हैं कि भाई स्मार्ट अपार्टमेंट्स, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उस लिहाज से क्या कहेंगे? स्मार्ट अपार्टमेंट और स्मार्ट हाउस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से सेव कर सकते हो। सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग के लिए जब स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे प्रायोरिटी आ जाती है एनर्जी की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी हो, चाहे घर के अंदर का एयर सर्कुलेशन फोर्स की एनर्जी का लेवल हो। जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा आसान हो जाए, सबसे ज़्यादा रिलैक्स, फाइनेंशियली से लेकर हर चीज़ की, तो वहाँ पे स्मार्ट घर बनते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन प्रायोरिटी एनर्जी पे रखी जाती है। यहाँ पे जब आप बात करते हो कि आप स्मार्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर दीवार नहीं बनाते हो, आजकल इंडिया में भी वैसा ही बनता है। आप मैनहट्टन सिटी के अंदर जितने भी घर देख लोगे, ज़्यादातर वहाँ पे विंडोज़ वगैरह हैं या जो भी तरह के वॉल को अगर आप बोलोगे तो वो ग्लास वॉल होती है। वो लोग वहाँ पे क्योंकि एक तो ऑलरेडी जगह की कमी है, जगह ऑलरेडी छोटी है, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल बना दोगे तो वो ज़्यादा कोजी और ज़्यादा आपको लगता है कि आप वहाँ पे सफोगेट होते हो। तो जब आप उसको मॉडर्न कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो तो आपको ग्लास वॉल से क्या होता है, खुला खुला फील होता है, क्योंकि वहाँ पे लुक सामने आता है, आपको आसपास के पानी का व्यू होता है, और जो भी होता है आप इसी से कंस्ट्रक्शन में पैसे भी ज़्यादा देते हो क्योंकि व्यू का इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टॉप फ्लोर पे जाने के बाद सिर्फ वॉल ही बनाते हो तो टॉप फ्लोर पे जाने का फ़ायदा नहीं है, तो व्यू तो होना ही चाहिए, व्यू के बिना उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जो भी ग्लास वॉल होता है, बच्चों के साथ काफ़ी मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके इतने अच्छे बिजनेस है, उसके बाद भी वो सिटी में रहते हैं और उनके पास ग्लास वॉल है, बड़ी बड़ी विंडोज़ है, लेकिन वो ज़्यादातर विंडो लॉक इन की रखते हैं, वो लोग ओपन नहीं करते हैं। जब बात बालकनी होती है और घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे भी लॉक इन की रखा जाता है। आपने बहुत ही सिटी के अंदर ऐसे कम इंसिडेंट सुने होंगे या कम एक्सीडेंट सुने होंगे कि बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया, क्योंकि पेरेंट्स अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, और सिंपल उपाय ये होता है कि यहाँ पे जब आपको बिल्डिंग दिया भी जाता है तो सारे बिल्डिंग के जो विंडोज़ होते हैं वो लॉक इन की होते हैं। आप तभी ओपन करते हो जब आपके घर में कोई स्पेशल इवेंट हो, और उसके बाद अगर बात एक्सीडेंट की होती है तो वो तो आपके सिंगल फैमिली होम में भी हो सकता है और हाई राइज बिल्डिंग में भी हो सकता है। जी, साथ ही साथ पल्लवी जी, आप देखिए अलग अलग व्यवस्थाओं की बात हो रही है हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर, तो ध्यान में आ रहा है कि भी हाँ, मैंने कुछ हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में गया हूँ और देखा है कि क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हमारा वॉशर ड्रायर किस दिशा में हो, क्योंकि अमूमन या तो किचन के अंदर हो जाता है, अब क्योंकि वॉशर ड्रायर के साथ वॉशर के साथ ड्रेन आउटलेट भी जुड़ा हुआ है जी, तो वो भी एक एसेंशियल चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या सलाह रहेगी? ज़्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर पॉकेट लॉन्ड्री का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जगह की कमी होती है। दो चीज़ें, या तो ये है कि भाई कॉमन प्लेस होती है लॉन्ड्रामैट जहाँ पर होता है, या फिर आजकल एक स्पेशल अरेंजमेंट, क्योंकि कोई लोगों को लगता है कि भाई अगर वो हाई राइज में रहते हैं, 25-30 फ्लोर्स की, 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग में रहते हैं, तो इफ़ द वॉशर ड्रायर इज़ इन द अपार्टमेंट इटसेल्फ दैट इज़ बेटर, उसके लिए प्रीमियम कॉस्ट देने को भी तैयार होते हैं। तो उस लिहाज से मैंने पूछा। अफोर्डेबल अपार्टमेंट जो होते हैं, अभी हम लोग ऑरलैंडो में बना रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ मैं अफोर्डेबल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, कैलिफोर्निया में बना रही हूँ, अभी हम लोग ह्यूस्टन में बना रहे हैं। तो अफोर्डेबल अपार्टमेंट होते हैं, उसमें लॉन्ड्रामेंट का अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो लग्जरीज अपार्टमेंट होते हैं या अच्छी क्वालिटी के उसमें तो आपको लॉन्ड्रामेंट को मतलब पॉकेट लॉन्ड्री बनाया जाता है। ज़्यादातर अपार्टमेंट के अंदर लॉन्ड्री के अंदर स्पेस को ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट लॉन्ड्री का अरेंजमेंट किया जाता है, और इतना छोटा होता है, 12-15 डिग्री के अंदर आ जाता है कंपास के हिसाब से देखो तो, और वो नियर बाय बाथरूम होता है, नियर बाय एंट्रेंस होता है, इस तरह की व्यवस्था में होता है ताकि उसमें ज़्यादा जगह आपकी वेस्ट ना, ऊपर नीचे पॉकेट लॉन्ड्री की वजह से आपकी जगह वेस्ट नहीं होती है। दिशा तो उसके बाद भी आएगी, अगर आपका नॉर्थ फेसिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग हो और वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, और अपार्टमेंट में दाखिल होने के साथ ही आसपास के एरिया में जो भी आपका कोट क्लोजेट एरिया है, पाउडर बाथरूम एरिया है और लॉन्ड्री एरिया बना हुआ हो, तो वो सही दिशा में बना है। इसके अलावा जितनी भी दिशाएं हैं, अगर उस दिशा का आपका एंट्रेंस है तो वहाँ पे लॉन्ड्रामेंट या लॉन्ड्री की व्यवस्था के अंदर पॉकेट लॉन्ड्री की रेमेडी की जाती है। जो 3 दिशाओं के अंदर अगर आपकी पॉकेट लॉन्ड्री है तो वो सही मानी जाती है। एंट्रेंस के पास इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।
वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले प्रथानुसार उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी क्या कहेंगे, टिप ऑफ द वीक क्या है? फिलहाल हम अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर डेड यानी कि ड्राई फ्लावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जितना छोटा होता है, वास्तु ये कहता है कि उसके अंदर लाइव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कंपास के अनुसार भी थोड़ी थोड़ी देर में डिग्री बदल जाती है। तो एक सिंपल टिप्स मैं कहना चाहूँगी कि अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वो क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। छोटी जगह के अंदर हम इधर उधर सामान बिखर देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। और वहाँ पे कोई भी तरह के ड्राई फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेड फ्लावर से बनते हैं ड्राई फ्लावर, तो वहाँ पे उसको अवॉइड करना चाहिए। रियल फ्लावर के अंदर अगर आपके अपार्टमेंट में आपके कोई तरह के हेल्थ इशू हो, आप फाइनेंशियली चैलेंजेस से वहाँ पे आप जूझ रहे हो, या आपके कोई भी तरह के जॉब में प्रॉब्लम्स होती हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हो, तो नेचुरल प्लांट, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग में कई बार एयर सर्कुलेशन का फोर्स नहीं होता है, विंडोज़ वगैरह बंद होती है, तो वहाँ पे नेचुरल लाइट तो मिलती है लेकिन एयर सर्कुलेशन इतना ज़्यादा नहीं होने की वजह से नेचुरल प्लांट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूँ समझिए पल्लवी जी, आपने मेरा एकदम माइंड रीड कर लिया, क्योंकि मैंने हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में देखा है कि अभी अगर उनके पास बालकनी का प्रावधान नहीं है होता है तो फिर वो लोग लिविंग रूम स्पेस के अंदर ही नेचुरल प्लांट्स को रखने लगते हैं, और यदि बालकनी होती है तो उसको फिर बालकनी में जा कर के रखते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो आपने उसको अच्छा से कवर करा उस बात को। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मियामी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जब अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं और अगर उनके पास बालकनी नहीं होती है तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो कैक्टस और वो सब चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये सोच के कि वो ईजिली मेंटेन होते हैं, बट एटलीस्ट वहाँ पे नेचुरल प्लांट रहेंगे। वास्तु ये कहता है कि जहाँ पे भी एयर सर्कुलेशन हमेशा कम रहती हो वहाँ पे नेचुरल प्लांट एक तो मुरझा जल्दी जाएंगे, वहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि प्लांट के बारे में हम जानते हैं कि वो डे टाइम में हमें ऑक्सीजन देता है लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती है, और आपने बहुत ज़्यादा प्लांट्स रखे हैं और एयर सर्कुलेशन के फोर्स ज़्यादा नहीं है तो अपने आप वो स्ट्रेस की वजह बन जाएंगे और हेल्थ इशू हो सकते हैं। जी, मेरे एक मित्र हैं जान पहचान के, और उन्होंने, मुझे याद है कि जब अपने एक रेंटल हाई राइज अपार्टमेंट में जब मूव किया था, जब वो शुरुआत में आए थे यहाँ, तो एक परिस्थिति उनके साथ ये थी कि जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में गए उसी फ्लोर के ऊपर एक डंपस्टर भी था जहाँ पर रिसाइकिल ट्रैश रखा जाता था। तो जब भी वो उस जगह को क्रॉस करते थे उनमें मन में उनके एक आक्रोश सा आता था कि यार ये क्या, मेरा अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है और एकदम एडजेसेंट था, खुलते सामने नहीं था लेकिन एक एडजेसेंट था, तो जितना जल्दी से जल्दी हो वो चाहते थे कि वो उस बिल्डिंग से निकलें या अपने अपार्टमेंट को, उसी बिल्डिंग उन्हें बहुत पसंद थी लेकिन उसी बिल्डिंग में या किसी और फ्लोर पे या किसी और अपार्टमेंट में मूव हो जाए। शुरुआत में जब उन्होंने लीज साइन करी थी तो इतना ध्यान नहीं गया होगा इस बात पे, लेकिन फिर रहते रहते ये बातें समझ आती हैं कि क्या अच्छी चीज़ें और क्या खामियां हैं। यदि किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो तो क्या किया जाए? वास्तु पहली बात है कि अब एक अपार्टमेंट का व्यवस्था ऐसी है लेकिन वास्तु के अनुसार एक विपरीत परिस्थिति है शायद, तो क्या गाइड करेंगे? कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जब आर्किटेक्ट आपको घर बेचता है या कोई चीज़ दिखाता है तो उसमें प्राइस वाइज डिफरेंस अपने आप ही पता चल जाता है। जो लोगों के अपार्टमेंट जो है वो एलिवेटर को बिल्कुल पास में है, तो जितनी बार एलिवेटर ऊपर नीचे करेगा आपको थोड़ा बहुत तो आवाज़ आएगा ही, आपको फील होता है, आपके पूरे अपार्टमेंट के अंदर उसका एक वाइब्रेशन फील होता है। राइट, और उन्हीं अपार्टमेंट्स के साथ तो एक सर्विस एलिवेटर भी होता है, सर्विस एलिवेटर होता है, ऊपर नीचे लेके आते हैं। और जो ट्रैश कैन होता है वो आजकल जिस तरह से वो ट्रैश कैन में वो पूरा डंप करके नीचे तक सामान जाता है तो पूरा शूट की तरह बना होता है, तो वो भी जिसके अपार्टमेंट के नेक्स्ट डोर पड़ता हो उनको भी वो सारा दिन लोग अपना कचरा डालेंगे तो वो एक आवाज़ सी आती रहती है, तो वो बॉदर तो करता ही है, लेकिन वो कॉस्ट फैक्टर से मालूम पड़ जाता है कि आपको ये अपार्टमेंट इतना सस्ता मिलता है, आपको इतना अच्छा व्यू वाला मिलता है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखते हैं और वास्तु के बारे में बात होती है तो वास्तु कंसल्टेंट 3 बातों को बताता है कि कभी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग एलिवेटर के बाजू में नहीं होना चाहिए,
एलिवेटर के सामने नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वास्तु प्रिंसिपल का पहला रूल्स, अगर आपको प्रैक्टिकली बात समझ में आती हो, तो एलिवेटर से इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो आपके बिल्डिंग के अंदर कॉन्स्टेंटली मोशन जाने अनजाने में रहे पे। अब बेडरूम में सो रहे हो लोग, अपने एलिवेटर की बार बार अगर उसको बंद करते हैं तो भी आपको फील होने वाला है, क्योंकि इतनी जोर से लोग उसको बंद करते हैं। तो वास्तु जब हमेशा कहता है कि जब कभी आप अपार्टमेंट बिल्डिंग लेते हो, चाहे किसी भी कंट्री में लेते हो, तो एलिवेटर के आसपास से उसको अवॉइड करना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल तो यहीं पे आ जाता है। यही बात ट्रेस, कोई भी ट्रेस शूट होता है जिसको आप डालते हो, तो वहाँ पे भी ये बात होती है कि जब कभी आप अपार्टमेंट बिल्डिंग लेते हो तो कॉमन यूटिलिटी के एरिया को अवॉइड करना चाहिए, स्टोरेज रूम को अवॉइड करना चाहिए और ट्रैश के एरिया को अवॉइड करना चाहिए। तो ये तीनों वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल इतने सालों से है। अब अपार्टमेंट बिल्डिंग की सुविधा असुविधा जो भी हम परेशानी भुगतते हैं, वो कई बार हमें लगता है कि हम रहने जाने के बाद फील करते हैं, लेकिन वास्तु ये बात पहले ही बताता है कि जब कभी आप बिल्डिंग को सिलेक्ट करते हो, ये 3 चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसका पर्पज़ यही होता है कि आप अपने घर में अपने रहन सहन से जितना मोशन क्रिएट करोगे, उससे ज़्यादा मोशन एक्सटर्नल लैंड पोजिशन की वजह से हो जाएगा, बाहर की व्यवस्था की वजह से हो जाएगा, और उससे उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर इतना ज़्यादा मोशन रहता है कि आमतौर की आपकी लाइफ इतनी कन्वीनियंट नहीं रहती। आप सोए हुए, आप बीमार हो और आपको सारा दिन और कई बार एक कानों में एक ऐसी आदत होती है कि जब एक बार आप आवाज़ सुनते हैं, आपको थोड़ी देर के बाद लगा अभी कोई आएगा। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है, एलिवेटर ऊपर जाता है, आपको लगता है अभी ये बंद होगा, तो इरिटेट करता रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के अपार्टमेंट का सिलेक्शन वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना किया जाए। जी, तो दर्शकों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी उनका एक खास महत्व है और वास्तु के हिसाब से तो है ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।